नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत ये 91वां भाग है। भौगोलिक चिंतन इतिहास में हम अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे थे, जिसमें हम एल्सवर्थ हंटिंगटन के विचार पढ़ रहे थे। एल्सवर्थ हंटिंगटन की जो जीवन परिचय है, उनकी कुछ रचनाएँ हैं, सामान्य जो विशेष रचनाएँ थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इनका जन्म 1876 में हुआ था और 1876 से 1947 तक का इनका समय रहा है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हमने पढ़ी, जैसे कि द पल्स ऑफ एशिया, एशिया की नाड़ी, इनकी सबसे पहली पुस्तक थी जो 1907 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी वो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, यानी सभ्यता और जलवायु, 1915 में प्रकाशित हुई। ये भी इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। उसके बाद में पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिलिस्तीन और इसका रूपांतरण, ये पुस्तक है वो 1911 में इनकी प्रकाशित हुई थी। तो ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं, इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पुस्तक भी 1920 में प्रकाशित हुई, जो कि मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। उसके बाद में अगली जो पुस्तक थी वो थी क्लाइमेटिक चेंज, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई। क्लाइमेटिक चेंज, इट्स नेचर एंड फैक्टर्स, यानी जलवायविक परिवर्तन और इसकी प्रकृति एवं कारक, ये 1922 में। उसके बाद में अर्थ एंड सन 1923 में प्रकाशित हुई थी, पृथ्वी और सूर्य। तो अगली जो इनकी रचनाएं हैं, कुछ विशेष और रचनाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। 6 रचनाएं पढ़ी थी। 7वीं जो इनकी रचना है वह है प्रजातियों के लक्षण। प्रजातियों के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ रेसेस। कैरेक्टर ऑफ रेसेस, प्रजातियों के लक्षण। प्रजातीय विभाजन जो किया गया है, विभिन्न प्रजातियों के जो लक्षण बताए गए हैं, तो प्रजातियों के लक्षण से या प्रजातीय वर्गीकरण में इनकी एक ये महत्वपूर्ण रचना है, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। 1924 में ये पुस्तक आई थी, जिसका नाम क्या है? प्रजातियों के लक्षण या कैरेक्टर ऑफ रेसेस। कैरेक्टर ऑफ रेसेस, सॉरी सी रह गया यहाँ पे, कैरेक्टर ऑफ रेसेस, ये 1924 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में अगली जो पुस्तक है वो है मानव अधिवास या मानव आवास, जिसको हम कह सकते हैं। मानव आवास, मानवीय आवास से संबंधित पुस्तक है। मानव आवास या मानवीय आवास इस पुस्तक का नाम है, और इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। 1927 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ह्यूमन हैबिटेट, मानवीय आवास, ह्यूमन हैबिटेट से संबंधित, मानवीय आवास से संबंधित ये पुस्तक है। मानवीय आवास, विभिन्न प्रकार के जो मानवीय आवास हैं, किस प्रकार से जलवायु उनको प्रभावित करती है, कौन कौन से प्राकृतिक कारकों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस पुस्तक में जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अगली जो पुस्तक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। 9वीं जो महत्वपूर्ण रचना है वह है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। 9वीं पुस्तक है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ये भी आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, विभिन्न सामाजिक वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन के
बारे में, किस प्रकार से आर्थिक एवं सामाजिक संगठन का विकास हो रहा है, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से विकसित होती है, इनकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में देखने को मिलती है। इसके बाद में आती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, आर्थिक भूगोल के सिद्धांत। आर्थिक भूगोल के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये पुस्तक इनके आर्थिक भूगोल के जो सिद्धांत पुस्तक है वो 1940 में ये पुस्तक आई थी। आर्थिक भूगोल के सिद्धांत जो हैं उनका वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। अगली जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वह है सभ्यता के मुख्य स्रोत। सभ्यता के मुख्य स्रोत। यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि 1945 में प्रकाशित हुई थी। मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। स्प्रिंग्स ऑफ मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के मुख्य स्रोत। ये पुस्तक है जो कि 1945 में प्रकाशित हुई थी, सभ्यता के मुख्य स्रोत। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनमें लगभग इनके द्वारा कुल जो पुस्तकें स्वयं के द्वारा लिखी गई थी वो थी 28 पुस्तकें। 28 पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई थी। 28 पुस्तकों में हमने 11 जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ा, जैसे पल्स ऑफ एशिया है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, फिलिस्तीन और उसका रूपांतरण है, उसके बाद में मानव भूगोल के सिद्धांत है, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी एवं सूर्य, प्रजातियों के लक्षण, मानवीय आवास, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के सिद्धांत और सभ्यता के मुख्य स्रोत। ये जो पुस्तकें हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। एल्सवर्थ हंटिंगटन की विचारधारा क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो हंटिंगटन मुख्यतः जो भूगोल को मानव और के जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव क्या रहते हैं विश्लेषण पर केंद्रित मानते हैं। यानी भूगोल का अध्ययन है वो मानव के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर केंद्रित इसकी विषय वस्तु को मानते हैं। वे प्रकृति जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं उनमें विशेषतः जलवायु को सर्वशक्तिमान और प्रभावशाली मानते हैं। जैसे जलवायु को इनके द्वारा सर्वशक्तिमान एवं प्रभावशाली माना गया है। तो जलवायु का प्रभाव इनके अनुसार मानवीय क्रियाकलापों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जलवायु है। जलवायु को इनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावशील कारक है वो, प्रभावशाली कारक है वो माना गया है। उन्होंने मुख्यतः भूगोल की जो विषय वस्तु है उसमें नियतिवाद को एक प्रकार से आगे रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्सवर्थ हंटिंगटन है वो नियतिवाद के पक्के समर्थक इनको कहा जा सकता है। इनके द्वारा भूगोल के तत्वों का वर्णन किया गया। इनकी विचारधारा में जो पहला बिंदु आता है वो है भूगोल के तत्व। भूगोल के तत्व जैसे कि
भूगोल के तत्व हैं, जैसे कि जीन ब्रून्स के अनुसार अलग प्रकार से बांटे गए हैं, जैसे कि सभ्यता के विकास के आधार पे, सांस्कृतिक आधार पर अलग अलग बांटे गए हैं। तो इन्होंने भी अपनी जो विशेष वर्गीकरण है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इन्होंने 3 श्रेणियों में इनको विभाजित किया है। एक तो जीवन के प्रकार, या हम कह सकते हैं इसको भौतिक दशाएं। सबसे पहला कौन सा है तत्व? भौतिक दशाएं। सबसे पहला भौगोलिक अध्ययन का या भूगोल का तत्व इनके द्वारा माना गया। इसमें इनके द्वारा पहला तो हो गया भौतिक दशाएं, उसके बाद में जीवन के प्रकार, जीवन के प्रकार, इसके अलावा मानवीय प्रतिक्रियाएं, जीवन के प्रकार दूसरा तत्व, और तीसरा है वो माना गया है मानवीय प्रतिक्रियाएं। ये 3 इनके द्वारा भूगोल के मूल तत्व एक प्रकार से माने गए हैं, और इन्हीं के पारस्परिक संबंधों की इन्होंने विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने सर्वप्रथम ये दर्शाया है कि भौगोलिक तत्व किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। जितने भी भौगोलिक तत्व हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये बताया है। अब भौगोलिक तत्वों का जीवों पर सामूहिक प्रभाव क्या पड़ता है, यानी वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य, इनके ऊपर भौतिक कारक जैसे जलवायु है, मृदा है, धरातल है, प्राकृतिक वनस्पति जो है, उन सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो विशेषतः भौतिक दशाओं में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना? जलवायु का। तो इसका इन 3 यानी प्राकृतिक, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन इनके द्वारा किया गया है। किस प्रकार जैविक तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भौतिक दशाओं, पौधों और पशुओं एवं मानव की जो प्रतिक्रिया होती है, भौतिक दशाओं की, वनस्पति की, मानव की तथा अन्य जीव जंतुओं की जो आपसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनका वर्णन करने का इनके द्वारा कार्य किया गया। इसके परिणाम स्वरूप मानवीय क्रियाएं उत्पन्न होगी, यानी अब मानव पर्यावरण के साथ, जीव जंतुओं के साथ, प्राकृतिक वनस्पति के साथ जो क्रियाएं करता है, उसी से मानव की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये जो मानवीय क्रिया प्रतिक्रिया है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इनके द्वारा वर्णन किया गया। इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर इन्होंने समस्त मानव ये जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको 22 भागों में बांटा है। मानवीय प्रतिक्रियाओं को 22 भागों में बांटा गया है। 22 भाग इन्होंने मानवीय प्रतिक्रियाओं के बांटे हैं, जिनको 3 समूहों में रखा गया है, यानी जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको 4 वर्गों में रखते हुए 22 उपवर्गों में बांटा है। 4 वर्ग और 22 उपवर्गों में बांटा है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं और उपवर्ग कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ग है वो तो हो जाएगा भौतिक आवश्यकताएं। सबसे पहली जो है प्राथमिक आवश्यकताएं कह सकते हैं, भौतिक आवश्यकताएं। तो सबसे पहला वर्ग हो गया भौतिक आवश्यकताएं। अब भौतिक आवश्यकताओं में क्या आएगा, या मटेरियल नीड्स जो हैं, भौतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आश्रय है, ये सबसे पहली आवश्यकताएं हम इनको कह सकते हैं। जैसे कि जीन ब्रून्स ने भी सभ्यता के विकास के आधार पर जो मौलिक आवश्यकताएं बताई वो कौन सी थी? भोजन, वस्त्र और आश्रय। इसके बाद में नई चीज़ों की जो आवश्यकताएं यानी क्रियाकलापों को वृद्धि करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? औजार की। तो नंबर 4 पे क्या आ जाएंगे? औजार। उसके बाद में क्रिया प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण स्थान है यातायात का, यातायात या परिवहन। तो पहले जो भौतिक आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, आश्रय, उसके बाद में औजार और यातायात, ये तो आ जाते हैं भौतिक आवश्यकताओं में। उसके बाद में आती है मौलिक व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं? मौलिक व्यवसाय जो सबसे पहले विकसित हुए
जिनके आधार पर अन्य व्यवसायों की उत्पत्ति हुई वो व्यवसाय कौन से कहलाएंगे? मौलिक व्यवसाय है कहलाएंगे। आखेट, उसके बाद मत्स्य पालन, पशुचारण, नंबर 1 आखेट, नंबर 2 मत्स्यन, नंबर 3 पशुचारण। सबसे पहले आखेट, उसके बाद मत्स्यन प्रारंभ, फिर पशुचारण, उसके बाद में किसका स्थान आ जाता है? कृषि का स्थान आ जाता है नंबर 4 पे कृषि। उसके बाद में नंबर 5 वनो उद्योग, वन पर आधारित उद्योग धंधों का प्रारंभ। इसके बाद में 6 नंबर पर आता है खनन, और खनन जब होगा तो उसके बाद में कौन सी क्रिया आती है? विनिर्माण। ये क्रम से ही है, एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनको प्राप्त करने के बाद उनको क्या किया जाता है? औद्योगिक श्रेणी में वो आ जाते हैं, विनिर्माण का कार्य उनसे प्रारंभ होता है। अब विनिर्माण के बाद उनका क्या होता है? व्यापार, यानी वो किस में आ जाते हैं फिर? वाणिज्य में। तो ये तत्व आएगी कौन से? मौलिक व्यवसाय। आखेट है, मत्स्यन, पशुचारण और कृषि, ये कौन सी हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं। फिर कृषि के बाद वनो उद्योग आता है, उद्योग खनन कार्य प्रारंभ, खनन कार्य के बाद में विनिर्माण उद्योग में, और उसके बाद में वाणिज्यिक क्रियाएं हैं वो प्रारंभ होती हैं। तो ये मौलिक व्यवसाय में आ गए। तीसरा जो वर्ग है वो है कार्य कुशलता, मानव की कार्य कुशलता। अब कार्य कुशलता वृद्धि धीरे धीरे क्या है? विकास के साथ साथ में मनुष्य की जो कार्यशीलता है उसमें वृद्धि होना भी आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो कार्य कुशलता भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो इसमें स्वस्थ रहेगा तो कार्य कुशलता क्या होगी? ज़्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? स्वास्थ्य। उसके बाद में दूसरी जो क्रिया आती है वो है सांस्कृतिक प्रेरणा। सांस्कृतिक प्रेरणा कार्य करने के लिए आकर्षित करती है, विप्रेरित करती है, प्रेरित करती है। तीसरा जो कारक आता है वह है मनोरंजन। मनोरंजन भी एक महत्वपूर्ण कारक इसमें सम्मिलित होता है। उसके बाद में उच्चतर आवश्यकताएं मनुष्य की प्रारंभ होती हैं। ये जो कार्य कुशलता तक के जो काम है उसके बाद में कौन सी आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती हैं? उच्चतर आवश्यकताएं, जैसे कि शिक्षा है या अन्य कार्य आते हैं। जैसे सबसे पहले प्रशासन या सरकार, सामाजिक प्रशासन, सामाजिक शासन सबसे पहला कारक है। एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन या सरकार। उसके बाद में उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे सभी को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा एक उच्चतर आवश्यकता में आ जाती है। उसके बाद में विज्ञान है, उसके बाद में धर्म है, कला है, साहित्य है, कला और साहित्य। तो शिक्षा से संबंधित जैसे प्रशासन, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। प्रशासन या सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य, इनको किस में रखा गया है? उच्चतर आवश्यकताओं में रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर जो पूर्ण आवश्यकताएं हैं वो कितनी हो जाती हैं? उपवर्ग कितने हो जाते हैं इनके? 22 उपवर्ग हो जाते हैं। ये 4 वर्ग हैं। भौतिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार और यातायात। मौलिक व्यवसाय हैं आखेट, मत्स्यन, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग, खनन निर्माण उद्योग और वाणिज्य। कार्य कुशलता तीसरा वर्ग है। स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और उसके बाद में मनोरंजन। उच्चतर आवश्यकताओं में प्रशासन, सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि को सम्मिलित किया गया है इनके द्वारा। हंटिंगटन के अन्य पूर्ववर्ती जो भूगोलवेता हैं उनके द्वारा 2 वर्गों में ये आवश्यकताएं बांटी गई। एक तो प्राथमिक और उसके बाद में मौलिक व्यवसायों को ही माना गया है, लेकिन इसमें कार्य कुशलता इनके द्वारा अलग से एक सम्मिलित किया गया है और उच्चतर आवश्यकताएं हैं वो एक अलग बिंदु इनके द्वारा सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने भूगोल के जो तत्व हैं उनको व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो ये तो भूगोल के तत्व इनके द्वारा बताए गए, पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में इनकी जो विचारधारा है उसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नियतिवादी विचारधारा।
या विचारक हम इनको कहते हैं नियतिवादी। नियतिवादी। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से संबंधित है ये। तो हंटिंगटन पर्यावरण या नीतिवाद के ये प्रबल समर्थक रहे हैं। इनके अनुसार किसी भी प्रदेश का जो मानव समूह है उसकी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं उनके ऊपर पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। यानी किसी भी समाज विशेष का जो मनुष्य है उसका समूह जो है उसके क्रियाकलाप, उसके गुण, सांस्कृतिक विचार है या सांस्कृतिक विकास का जो निर्धारण है वो किसके ऊपर निर्धारित करता है, किस पर रहता है? प्राकृतिक तत्वों पर आधारित रहता है। प्राकृतिक तत्वों पर आधारित मानव का सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास जो है वो किस पर आधारित है? प्राकृतिक तत्वों पर आधारित इनके द्वारा बताया गया है। इनके प्राकृतिक तत्वों में भी सबसे महत्वपूर्ण कारक इनके द्वारा क्या माना गया है? जलवायु। यानी जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव मनुष्य के क्रियाकलापों को निर्धारित करने पर होता है। उन्होंने सर्वप्रथम दर्शाया कि भौतिक तत्व किस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित है और किस प्रकार से वो मनुष्य, जीव जंतु, पर्यावरण आदि को प्रभावित करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक जो सभ्यता और जलवायु है उसमें उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया की समशीतोष्ण जो जलवायु प्रकृति है उसको मनुष्य की प्रगति के लिए सर्वोत्तम माना है। कौन सी जलवायु को? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जलवायु को क्या माना है? मनुष्य के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए उत्तम माना है। उत्साहवर्धक इस जलवायु को इनके द्वारा माना गया है। उन्होंने मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत पुस्तक है उसमें लिखा है कि मानव भूगोल का वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु एवं मौसम पर आधारित होता है। यानी मानव का जो वितरण है, मानव का भौगोलिक वितरण, मानव का भौगोलिक वितरण, जैसे शीतोष्ण प्रदेश या जो में जनसंख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी उष्ण आर्द्र प्रदेश में, और या फिर उष्ण प्रदेश जो है उनमें जनसंख्या कम मिलेगी। ऐसे इन्होंने क्या कहा है कि मानव का जो भौगोलिक वितरण है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हो रहा है? जलवायु का प्रभाव उसके ऊपर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार इन्होंने मानव इतिहास और सभ्यता के विकास के तत्वों को बल देते हुए ये भी बताया कि उष्ण कटिबंधीय जो निवासी होते हैं वो अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ के जो मनुष्य हैं उनकी कार्य क्षमता कम देखने को मिलती है। यानी उष्ण प्रदेश के जो मनुष्य हैं उनकी कार्य क्षमता कम पाई जाती है, उनमें उत्साह की कमी होती है, जिस कारण वो क्या है? सामान्यतः निर्धन होते हैं। ऐसा इनके द्वारा माना गया है कि उष्ण प्रदेश के जो निवासी होते हैं उनकी कार्य क्षमता क्या होती है? कम। किसके कारण? उष्ण जलवायु के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसी कारण उष्ण प्रदेश के निवासी हैं वो उत्साहहीन या निर्धन भी पाए जाते हैं, ऐसा किसी हंटिंगटन ने बताया। उसके बाद में दूसरा इन्होंने बताया कि शीतोष्ण प्रदेश की जो जलवायु है वो मनुष्य के विकास के लिए अनुकूल होती है और उसमें मनुष्य की क्रियाशीलता एवं कार्य क्षमता ज़्यादा होती है। कौन सी जलवायु में? शीतोष्ण जलवायु में। तो समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु है उसमें कार्य क्षमता ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ के जो निवासी हैं वो संपन्न होते हैं और उच्च जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया था। तो जलवायु का प्रभाव किस प्रकार से वर्णित किया कि जो उष्ण प्रदेश की जलवायु है वो उत्साहवर्धक नहीं होती, कार्य क्षमता कम होती है, जिसके कारण उष्ण प्रदेशों के जो निवासी हैं वो क्या होते हैं? उत्साहहीन और निर्धन होते हैं, निम्न जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो मनुष्य हैं, वो उत्साह युक्त होते हैं, क्योंकि ये जलवायु उत्साहवर्धक और कार्यशीलता अधिक होती है उनकी। इसके कारण वो क्या हैं? वहाँ के जो निवासी हैं वो सामान्यतः संपन्न होते हैं और उच्च जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये इनके द्वारा जलवायु का मनुष्य के ऊपर प्रभाव भी बताया गया था। तो ये थी विचारधारा इनकी। एक तो प्रबल नियतिवाद के समर्थक रहे हैं कि पर्यावरण है, विशेषतः जलवायु है, वो मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को कहीं ना कहीं बहुत ही पूर्णतः प्रभावित है वो करती है। इसके अलावा भूगोल के जो तत्व हैं वो इनके द्वारा बताए गए चार, उनको वर्गों में, अलग अलग 4 वर्गों में रखा गया था, जैसे कि भौतिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, कार्य कुशलता है और उच्चतर आवश्यकताएं हैं। ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई थी। तो ये थी हंटिंगटन की विचारधारा। धन्यवाद।